अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6 पार्ट नंबर 2। तो जो लेक्चर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे एसईओ के चैप्टर की। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसईओ, वीकनेसेस ऑफ एसईओ, पाकिस्तान के लिए क्या होप्स हैं, क्या हर्डल्स हैं और क्या जो है वो हम रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म में जो अपनी पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन कर सके, या दूसरी स्टेट्स के साथ वो कैसे जो है वो एंगेज कर सकता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने रीजनलाइजेशन की थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देखी, देन हमने एसईओ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, देन हमने करंट डेवलपमेंट्स देखी, एसईओ के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसईओ से। तो सबसे पहली जो स्ट्रेंथ है एसईओ की वो ये है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं दे आर फुल ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। आप रशिया देख लें, रशिया टॉप 5 में आता है ऑयल प्रोड्यूसर्स में, नंबर 1 पर है गैस प्रोडक्शन में। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं दे आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल इंटरनेशनल सोसाइटी में। जो चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल एशिया से एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं उनको टेक्नोलॉजी के पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है बहुत ज़्यादा। और एक्सपेंसिव किस्म के जो हैं वो स्टोन्स पाए जाते हैं जिनसे एक जो है आप लग्जरी आर्किटेक्चर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऑयल हैं, डीजल के रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल के हैं, मींस के वो तमाम रिसोर्सेज हैं जिससे दुनिया की जो इंडस्ट्री है वो चल सकती है। तो इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यही है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो फुल ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हैं। मैं भूल के जिक्र करना पाकिस्तान का, इंडिया का, चाइना का, तो इन तमाम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो पाए जाते हैं। देन जो मेंबर स्टेट्स हैं आर एंटाई यूएस। तो आपको पता है मोस्टली जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एंटाई यूएस हैं। चाइना की एग्जांपल ले लें, सेंट्रल एशिया की ले लें, रशिया की ले लें, पाकिस्तान की ले लें। पाकिस्तान की जो स्टेट है वो तो चलो उस तरह नहीं है, लेकिन जो पब्लिक है वो आप मोस्टली देखें तो उसका जो ओपिनियन है वो एंटाई यूएस ही है। इंडिया को आप थोड़ा सा एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट मोस्टली जो मेंबर स्टेट्स हैं दे आर एंटाई यूएस। तो जब तमाम स्टेट्स के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सेम होते हैं तो उनके लिए किसी भी गोल को अचीव करना मुश्किल नहीं होता। देन द थर्ड पॉइंट इज मेंबर स्टेट्स आर मिलिटरली स्ट्रॉन्ग। चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी है, रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, तो दुनिया की जो बेस्ट मिलिट्री फोर्सेस हैं वो एससीओ में पाई जाती हैं। देन उसके बाद है मेंबर स्टेट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूएसए। तो पाकिस्तान के अलावा जो तमाम स्टेट्स हैं वो यूएस पर डिपेंडेंट नहीं हैं। इंडिया जो है वो आपको पता है डिपेंडेंट नहीं है, चाइना जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, रशिया जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। जब ये तमाम स्टेट जो हैं वो डिपेंडेंट नहीं होगी तो वो किसी भी किस्म की जो डिक्टेशन है उसको कबूल नहीं करेंगी, तो वो अपने जो फैसले हैं वो ऑटोनमसली ही लेंगी। देन उसके बाद मेंबर स्टेट्स हैव जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो जो मेंबर स्टेट्स हैं आप देखें वो कितनी ज़बरदस्त पोजीशन पे लोकेटेड हैं। ईरान है, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है। तो इन तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो जियोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है किसी भी मिशन को परसू करने के लिए। देन मेंबर स्टेट्स हैव अ कैपेबिलिटी टू परसू एनी मिशन। तो जो मेंबर स्टेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर यूएसए पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जब डिपेंडेंट नहीं है वो किसी पर, तो उनको आप किसी भी किस्म की डिक्टेशन जो है वो नहीं दे सकते। तो जब डिक्टेशन नहीं होगी तो वो अपने मिशन जो हैं वो परसू कर सकेंगी आसानी से। अब हम बातें हैं वीकनेस ऑफ एससीओ पर। तो सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। अगर आप रीजनलाइजेशन की बात करें तो रीजनलाइजेशन में सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है वो फ़िलहाल आपके पास यूरोपियन यूनियन की है। क्योंकि तमाम जो नेशंस हैं वो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पर कैपिटलिज्म है, वहाँ पर उन्हीं के अपने जो पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्डर हैं वही प्रिवेल हैं। तमाम कंट्रीज जो हैं वो सेम ही हैं, बस हल्के फुल्की लैंग्वेज का फ़र्क है। तो इस वजह से वो जो है प्राइम एग्जाम्पल है रीजनलाइजेशन के लिए। बट जब से ब्रेक्सिट का मामला हुआ है और अब से फ्रेक्सिट की भी बात हो रही है कि फ्रांस भी निकलना चाह रहा है और
जर्मनी भी हल्का हल्का डाइवर्ट हो रहा है। तो इस वजह से जो एससीओ है वो फिर गेम में आता है, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर बनना चाह रहे हैं, ना कि इससे निकलना चाह रहे हैं। लेकिन अपने पॉइंट पर फ़िलहाल वापस आते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। अगर आप देखें चाइना में तो कम्युनिज़्म है, रशिया में ऑटोक्रेट्स की हुकूमत है, देन आप सेंट्रल एशिया में देखें तो वहाँ पर अथॉरिटेरियनिज़्म है, ईरान में देखें तो वहाँ पर सूडो डेमोक्रेसी है, मीन्स के लोगों को इलेक्शन का हक है, लोगों के नुमाइंदे ही असम्बली में आते हैं, बट उससे ऊपर जो है वो एक रिलीजियस क्लर्जी है जिसके डिसीजन जो हैं वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं। देन अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, बट वो नाम की ही डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है तो वो भी सूडो डेमोक्रेसी है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, तो जब डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है ना, तो हर स्टेट को अपने व्यूज़, ओपिनियन, इंटरेस्ट जो हैं वो देखने पड़ते हैं कि उस स्टेट का नज़रिया कैसा है इस इशू के हवाले से, उन्होंने किस तरह इसको टैकल करना है। तो ये थोड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, क्योंकि तमाम लोगों की जो थिंकिंग है वो सेम नहीं होती। पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम जो है वो सेम नहीं है। तो इस वजह से मुश्किल आती है किसी भी मिशन को परसू करने के लिए। देन उसके साथ साथ जो सेकंड वीकनेस है वो ये है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख लें, चाइना का इंडिया के साथ है, इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, और इसी तरह जो तमाम नेशंस हैं उनके आपस में इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं। तो जब इतने बड़े इनके इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं तो ये कैसे जो हैं किसी ऑब्जेक्टिव को परसू कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अगर इस हवाले से देखें कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसी प्रेसिडेंट है कि इंटरनल डिस्प्यूट्स के बावजूद कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव कर सकी है इन द पास्ट। तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है, डिस्पाइट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बड़े सवेयर किस्म के उनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इन द पास्ट, बट उन्होंने रीजनलाइजेशन की एक बेहतरीन मिसाल जो है वो कायम की है, एंड दैट इज़ आसियान। तो आसियान को हम अपने जो पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक हैं उसमें कवर करेंगे। तो इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं कोई कंट्री को जो है वो छोड़ दूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दूँ, तो वो मैं किसी ना किसी दूसरे सब्जेक्ट में जो है वो कवर करवा दूंगा, क्योंकि सेम ही किस्म के जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट हुए हैं पाकिस्तान अफेयर्स में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी। तो इस वजह से हम उनको बार बार नहीं पढ़ सकते। तो जिस सिलेबस में मैं उसको कवर करवाऊँगा तो आप देख लीजिएगा, जो यहाँ पर मैं टॉपिक छोड़ूंगा वो कहीं ना कहीं मीन्स के पॉलिटिकल साइंस, इवन यूएस हिस्ट्री, अगर आप बात करें क्रिमिनोलॉजी की तो उसमें भी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम कवर करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देन पाकिस्तान अफेयर, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है ये एडजस्ट हो जाती हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद आते हैं यूएसए सीज इट एज ए काउंटर बैलेंस अगेंस्ट नेटो। तो यूएसए जो है वो इसको एज आ एशियन नेटो समझता है। तो यूएसए की जो हॉस्टिलिटी है वो तो बहुत ख़तरनाक होती है, तो एससीओ के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। और लास्ट लेक्चर में आप देखें तो उसमें जो बात की गई है कि हम इतने पर्सनल जो हैं उनको ट्रेन करेंगे रीजन की जो सिक्योरिटी है उसको प्रमोट करने के लिए, तो इट मीन्स के जो वेस्टर्न ओपिनियन है अगेंस्ट एससीओ वो सही है। देन अफगान डायलेमा इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। जब तक भाई अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं हो सकती तब तक एससीओ जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो सकता। देन अगर हम वीकनेस की बात करें, लेस डिक्टेशन ऑफ मेजर पावर्स हैं, तो होना भी मसला है और ना होना भी मसला है, क्योंकि अगर कम डिक्टेशन होती है तो इसका मतलब ये है कि उनमें कोई भी किसी किस्म की हायरार्की जो है वो नहीं है कि वो किसी एक एजेंडा को परसू कर सकें। कि अगर स्टेट्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे अगर ऊपर ही कोई एक मेन अथॉरिटी नहीं है। तो लेस डिक्टेशन ऑफ मेजर पावर्स है, और अगर लेस डिक्टेशन नहीं होती तब मसला ये क्रिएट होता है कि जो मेजर स्टेट्स होती हैं वो डिक्टेट करती हैं और वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही बात करना चाहती हैं, पर्टिकुलर इंटरेस्ट को ही वो परसू करना चाहती हैं। तो जिस वजह से जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके कोई इश्यूज हों, चैलेंजेस हों, अगर वो एड्रेस नहीं होते तो वो फिर जो है वो रीट्रीट करना शुरू कर देती हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एससीओ स्टेट्स कंसीडर्ड एज अ ह्यूमन राइट अब्यूजर्स। चाइना देख लें,
इंडिया देख लें, पाकिस्तान इवन देख लें, रशिया देख लें, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक देख लें, ईरान देख लें, तो तमाम पर ये लेबल आता है कि यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन होती है। अच्छा जी, अब हम एसईओ को पाकिस्तानी सेंट्रिक डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या होप्स हैं फ्रॉम एसईओ। तो पाकिस्तान कैन टैकल इट्स एनर्जी क्राइसिस थ्रू एससीओ। तो आपको पता है कि एससीओ में ऐसे स्टेट्स हैं जो कि एनर्जी रिच हैं और उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ इवन टच होती हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इजीली अपनी जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनको टैकल कर सकता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पाकिस्तान एंड इंडिया हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ कश्मीर डायलॉग। तो अगर यूएन में से कोई मसला जो है वो हल नहीं हुआ कश्मीर से रिलेटेड, तो आप एससीओ में आके बात करें। मे भी हो सकता है लेस डिक्टेशन की वजह से कोई ना कोई आउटकम जो है वो निकल आए। और अगर पाकिस्तान जो है वो हेजिटेंट है इंडिया के साथ रिलेशन कायम करने में, तो एससीओ जो है वो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो साबित हो सकता है। दोनों कंट्रीज़ को अपने जो रिलेशन हैं वो रिवाइव करवाने में मदद दे सकता है एससीओ। Then Pakistan through regional cooperation can resolve its terrorism scourge। तो जो दहशतगर्दी की लानत है इसको पाकिस्तान ख़त्म कर सकता है, क्योंकि तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनको टेररिज्म का सख्त सामना है। अगर आप इंडिया देखें, पाकिस्तान देखें, अफ़गानिस्तान देखें, सेंट्रल एशिया देखें, रशिया देखें, ईरान देखें, तो यहाँ पर जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज़म है, उसको बहुत ज़्यादा नेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो तमाम कंट्रीज़ जो हैं उनको चाहिए कि ना सिर्फ अपनी नेशनल पॉलिटिक्स में उसको डिस्कस करें, उसको एलिमिनेट करने के लिए काम करें, बल्कि वो रीजनली भी इस एजेंडा को परसू कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एससीओ, स्पेशली पाकिस्तान। देन थ्रू मेंबर स्टेट्स पाकिस्तान कैन रीच टू डिफरेंट मार्केट्स। तो एससीओ के थ्रू हो सकता है कि पाकिस्तान जो है ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो बना ले, सेंट्रल एशिया के साथ बना ले, रशिया के साथ बना ले, तो पाकिस्तान के लिए नई जो मार्केट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी कि वो अपने प्रोडक्शन जो है उनको आउटसोर्स कर सके। देन थ्रू BRI एंड CPEC पाकिस्तान कैन कनेक्ट विद द वर्ल्ड। तो एससीओ का सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि रीजन में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको पता है कि BRI है, CPEC है। तो पाकिस्तान जो है वो इन दो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो दुनिया है उसके साथ कनेक्ट हो सकता है इन अ सेफर एंड शॉर्टर मैनर। अगर हम हर्डल्स की बात करें तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हर कंट्री का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है। तो ये मुश्किल होती है एक पॉलिसी, एक जो साउंड पॉलिसी है वो डिवाइस करने में रीजनली, क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर जो यूरोपीय यूनियन है तमाम में डेमोक्रेसी है, कंट्रीज़ में तमाम लोगों की जो थिंकिंग है वो सेम है। बट इधर जो है वो लोगों की थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिकल ऑर्डर, रिलीजियस ऑर्डर जो है वो चेंज है। तो एक साउंड पॉलिसी बनाने में आपको पता है कि जब उसमें कोई कंसेंसस ना हो तो मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। तो एससीओ के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि हर स्टेट का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है। देन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और यूएसए जो है उसको अपना दुश्मन मानता है एससीओ को, तो इस वजह से इसका ग्रो करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब तक अफ़गानिस्तान जो है वो स्टेबल नहीं होता तब तक रीजनली कोई भी हमें स्टेबिलिटी जो है वो देखने को नहीं मिल सकती इतनी जल्द। दैन अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो रेगुलरली एंगेज करे एससीओ मेंबर्स के साथ अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस पर। तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने पास्ट में भी कितनी डेवलपमेंट्स की हैं रिगार्डिंग पीस प्रोसेस इन अफ़गानिस्तान। तो उसको चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो अफ़गानिस्तान की कैलमिटीज़ हैं उनको और अच्छे तरीके से एड्रेस करे और जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको नज़दीक लेके आएँ, ताकि जो अफ़गानी कैलमिटीज़ हैं, जो क्राइसिस हैं, उनको जल्द से जल्द टैकल किया जा सके। और ये एक अच्छा पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है वो रिलक्टेंट है, हेजिटेंट है किसी भी स्टेट के साथ रिलेशन बिल्ड करने में, बायलैटरल टाइज़ को जो है मेंड करने में, तो वो अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के थ्रू तमाम कंट्रीज़ के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकता है, क्लोज हो सकता है। देन पाकिस्तान इज़ अ मेजर फ्लैग कैरियर ऑफ द OBOR प्रोजेक्ट।
तो आपको पता है कि अगर सी पैक जो है वो डिस्टेबल होता है तो उससे BRI को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने सी पैक को कामयाब करने के लिए, BRI को कामयाब करने के लिए तमाम स्टेट्स को जो है वो नज़दीक लेके आए, उनसे रिकमेंडेशंस हासिल करें, उनको इन्वेस्टमेंट का कहे, जल्द से जल्द जो है वो इसको ट्रेड रेज्यूम करने की कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को, ताकि जो रीजन है वो स्टेबिलिटी की तरफ गामजन हो। Then the major power of the SCO does not dictate and put pressure on the member states for unjustified policies. तो इसका जिक्र जो है वो मैंने पहले भी आपको दिया है कि लेस डिक्टेशन ऑफ पावर है, तो जो स्टेट्स हैं वो अपने इश्यूज जो हैं वो अच्छे तरीके से टैकल कर सकती हैं अगर वो एक अच्छी अपनी पॉलिसी के साथ जो हैं वो अपने एजेंडाज को पेश करें। क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन में देखा है कि चंद स्टेट्स की ही चलती है पूरी दुनिया पे। आप 2001 का वाक़या ले लें या उससे पहले ले लें, जितनी दफ़ा भी यूएस ने इन्वेड किए हैं जो भी कंट्रीज़ को, तो उसको अपोजिशन का सामना रहा है अपने एलाइज से। अब क्यों जो उसके जो एलाइज हैं वो कुछ नहीं कर सकते और हमेशा उसका साथ देते हैं? क्योंकि यूएस की डिक्टेशन होती है। यूएस जो है वो एक सोल पावर है, यूएन में, आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक पे सब ने उसका नमक खाया हुआ है। तो इस वजह से स्टेट्स जो हैं वो अपने मोस्टली जो एजेंडाज हैं वो परसू नहीं कर सकती, बट क्योंकि लेस डिक्टेशन है इस प्लेटफॉर्म में, तो पाकिस्तान जो है अपने जो तमाम इश्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है। देन पाकिस्तान शुड लुक फॉर कॉमन ग्राउंड्स विद ईच स्टेट टू परसू इट्स इंटरेस्ट। तो बेहतरीन मौका है हर स्टेट के साथ वो एंगेज करे, एसईओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू हर स्टेट के साथ कॉमन ग्राउंड जो है वो बिल्ड करे, ताकि वो जो अपने बायलैटरल टाइज हैं उनको तमाम स्टेट्स के साथ मेंड कर सके और इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर सके।